दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस लोगों के लिए काल बन गया है। जी हां, राजधानी पटना में 17 नए ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। जी हां, इनमें से 7 IGIMS अस्पताल में हैं, 7 एम्स में और 3 PMCH में भर्ती हुए। जी हां, वहीं IGIMS में 2 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। जी हां, फंगस संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण IGIMS का 100 बेड और एम्स का 75 बेड का फंगस वार्ड अब मरीजों से पूरी तरीके से भर गया है। IGIMS में 10 संदिग्ध को लेकर कुल 107 संक्रमित, जबकि एम्स में 98 संक्रमित भर्ती हैं। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस के कई मरीज कोरोना से भी संक्रमित हैं। अंत में उन्हें कोविड वार्ड में भी रखा गया है। ऐसे मरीजों की संख्या लगभग 23 है। वहीं PMCH में गुरुवार को 6 गंभीर मरीजों को एम्स और IGIMS के लिए रेफर किया गया है। दोस्तों केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे चुका है। जी तमिलनाडु कर्नाटक में भी प्रवेश कर रहा है। मानसूनी विंग तेजी से बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाने की उम्मीद है। IMD ने शनिवार यानी कि आज सुबह तक ऐसा हो जाने की बात कही है। इसके बाद शक्तिशाली होकर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार और दूसरे राज्यों के लिए परंपरागत मौसमी सिस्टम के आधार पर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, IMD यानी कि मौसम विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मानसून ने केरल में 3 दिन देरी से दस्तक दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन की देरी से मानसून बिहार में भी पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने प्रारंभिक पूर्वानुमान में बिहार में मानसून पहुंचने की तारीख 12 से 15 जून मानी थी। यह तय है कि मानसून की वर्तमान गतिविधियां सकारात्मक है। दोस्तों बिहार में यास तूफान के बाद अब लोगों को गर्मी सता रही है। जी हां, बिहार के लोगों को अभी चिलचिलाती धूप से 4 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। जी हां, मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर सूचित भी किया गया है। वही बताया जा रहा है कि बिहार में मानसून की एंट्री 12 जून से 15 जून तक हो सकती है, जैसे आपको पहले बताया गया। जी हां, मौसम विभाग की माने तो बिहार में अभी 4 दिन तक लगातार गर्मी लोगों को सताएगी। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में तापमान 2 और 3 डिग्री तक अधिक बढ़ सकती है। जी हां, वहीं आपदा विभाग ने लू का अलर्ट पूरे बिहार में जारी किया है। यह विभाग ने कहा है कि गर्मी से बचने के लिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों बिहार में 15 जून को मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन बिहार में अभी तक पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में 15 जून के बाद बिहार में पहली बार नई व्यवस्था लागू होगा, जिसमें मुखिया को नई ताकत भी मिलेगा। खबर के अनुसार बिहार में 16 जून से पंचायत की जिम्मेदारी परामर्शी समिति के पास होगी। यह मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। इन्हें नई शक्ति प्रदान होगी तथा ये प्रधान के पद नाम से जाने जाएंगे। हालांकि 15 जून को इनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। जी आपको बता दें कि बिहार में ग्राम पंचायत, ग्राम परामर्शी समिति, पंचायत परामर्शी समिति और जिला परिषद जिला परामर्शी समिति बन जाएगी। इसमें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक और प्रखंड समन्वयक कार्यकारी समिति में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। जी आपको बता दें कि प्रधान परामर्शी समिति वो सभी काम करेगी जो एक निर्वाचित मुखिया करते हैं। जी हालांकि इन समितियों के पास नई योजना बनाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ये पहले से चालू कामों को नियमित तौर पर चलाते रहेंगे। दोस्तों बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने के कारण अपने MLC टुन्ना जी पांडे को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, टुन्ना जी पांडे पर पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देने की वजह से कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की है। जी हां, इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से टुन्ना जी पांडे को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र में लिखा गया है कि आपके एक बयान की वजह से बीजेपी अनुशासन समिति ने आपको नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार बयानबाजी करते रहे, जो ये दर्शाता है कि आप पार्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं। अंत में पार्टी आपको निलंबित करती है।
दोस्तों, कोरोना से मृत माता पिता के अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना गुरुवार से शुरू हो गई है। जी हां, बिहार में गुरुवार से लागू भी हो गई है। यह समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश कुमार झा ने योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना के अनुसार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना बाल सहायता योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत योग्य बच्चों जो गैर सांस्थिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो, उनको 18 साल तक पालन पोषण के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह राशि देना होगा। दोस्तों, विकास के मामले में बिहार सबसे फीसदी साबित हुई है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि एसडीजी की रिपोर्ट में बताया गया है। जी हां, गुरुवार को नीति आयोग की ओर से एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है। जी हां, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग में बिहार तलहटी पर है। यह विकास के मामले में बिहार ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जबकि 75 के स्कोर के साथ केरल का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे अच्छा है। यानी कि पूरे देश में केरल नंबर 1 पर विकास के मामले में आ गया है। गुरुवार को भारत के एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया। नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के मुताबिक केरल के अलावा हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का परफॉर्मेंस बेस्ट है। ये दोनों राज्य 74 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार मात्र 52 के स्कोर के साथ देश में सबसे निचले स्थान पर है। यानी कि बिहार की स्थिति विकास के मामले में देश में सबसे खराब है। जी हां, बिहार राज्य झारखंड, असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ओडिशा जैसे राज्य से भी बहुत पीछे है। दोस्तों, साल 2021 का दूसरा चंद्र ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह जून महीने की 10 तारीख को लोग सूर्य ग्रहण का नजर देख सकेंगे। यह साल का ये दूसरा ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चांद की छाया सूर्य पर इस तरीके से पड़ेगा जिससे सूर्य के बीच का भाग पूरी तरीके से ढक जाएगा, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा प्रकाशमान रहेगा। इस स्थिति में सूर्य के चारों तरफ एक अंगूठी जैसी प्रकृति बनती हुई प्रतीत होगी। यह इसलिए ये सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि इसके पहले 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था। साल 2021 खगोलीय नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 4 ग्रहण लग रहे हैं। इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण शामिल है। इन ग्रहणों से भारत का वास्ता इसीलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, जो भारत में अधिकतर हिस्से में दिखाई नहीं दिया था। अब 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई थी। यह टीएमसी के कई आला नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी तीसरी बार हैट्रिक बनाकर सीएम बनी है और टीएमसी की सत्ता में वापसी हुई है, तो बीजेपी में अब भगदड़ मचने की आशंका जताई जा रही है। यह टीएमसी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 33 विधायक दोबारा टीएमसी में वापस आना चाह रहे हैं। आपको बता दूं कि ये वे विधायक है जो चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनमें से 13 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया था। अब टीएमसी के एक आला नेता का दावा है कि बीजेपी के नवनिर्वाचित 33 विधायक के टीएमसी के संपर्क में हैं। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेता इसे पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय के टीएमसी में वापसी की चर्चा जरूर पर है। जी हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया था। जी उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। यह पूर्व विधायक सोनाली गुहा, सरला मुर्मू और पूर्व विधायक दीपेंद्र विश्वास ने घर वापसी की इच्छा जता चुके हैं, यानी कि बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आने की इच्छा जता चुके हैं। यह सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरीके से मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, अपने मकान का सपना सभी देखते हैं, आप भी देखते हैं, इसे पूरा करने में जुटे भी रहते हैं। फिलहाल कोरोना काल में फ्लैटों की अच्छी मांग है। हालांकि बीते कुछ माह के अंदर भवन निर्माण सामग्री की कीमत में 20 से 30% तक की वृद्धि की वजह से मकान बनाने वाले और फ्लैट खरीदने वाले परेशान में हैं। यह 2020 के नवंबर दिसंबर में 100 सिफ्टी बालू 5000 रुपए में मिलता था। यह मार्च अप्रैल में कीमत ये 6000 रुपए हो गई। अब ये 8000 रुपए में मिल रहा है। 100 सिफ्टी गिट्टी का दाम 6 माह पहले 6000 रुपए था।
था, जो अब बढ़कर 7,400 रुपए पर पहुंच गया है। जहां सीमेंट विक्रेता अमर ने कहा है कि 6 माह पहले 310 से 365 रुपए के बीच सीमेंट का बैग मिल जाता था, जो अब 380 से 450 रुपए में मिल रहा है। 70 से लेकर 85 रुपए प्रति बैग की कीमत 6 माह में बढ़ गई है। एक ट्रॉली ईंट यानी कि 1500 ईंट की कीमत 6 माह में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जब फरवरी मार्च में एक ट्रॉली ईंट 14,000 से लेकर 15,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 16,000 से 17,000 रुपए हो गई है। सरिया की कीमत 6 माह में बढ़कर 44 से 62 रुपए किलो पर पहुंच गई थी। जहां कुछ मशहूर ब्रांड 75 से 80 रुपए किलो तक कीमत निर्धारित किए थे। दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस 5 जून को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला की ओर से ब्लॉक से लेकर जिला और मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखकर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने अपने घरों के बाहर धरना प्रदर्शन करके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने को कहा गया है। यह कांग्रेस के प्रदर्शन और बढ़ती महंगाई पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक अजब बयान दिया है। यह मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जिन्हें भी महंगाई राष्ट्रीय आपदा लग रहा है, वे खाना पीना छोड़ दें, अन्न का त्याग कर दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर महंगाई कम हो जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। जहां अब नई जातियों को भी इस दायरे में शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार उनके लिए भी प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिससे उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जहां बिहार में फरवरी 2019 से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू है। इसके तहत वैसी जाति के गरीबों को आरक्षण मिलता है जो पहले से ही किसी और आरक्षण के दायरे में नहीं है। यानी वैसे जातियों के लोगों को यह आरक्षण मिलता है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे में नहीं आती हैं। यह बिहार में ऐसी 9 जातियां चिन्हित किया जा चुका है जिनके गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ मिल रहा था। यह शुरू में यह लाभ हिंदू धर्म के स्वर्ण जाति, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जाति के लोगों के साथ साथ मुस्लिम धर्म के सैयद, शेख और पठान जाति के लोगों को मिल रहा था। पिछले साल सरकार ने सिंघी और खत्री जाति के लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया था। यानी कि कुल मिलाकर 9 जाति के गरीबों को आर्थिक रूप से कमजोर होने का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिससे इन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल रहा था। अब राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश निकाला है। इसमें नए सिरे से वैसी जातियों का वर्गीकरण किया गया है जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ मिलेगा। यह सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार में रह रहे वैसे तमाम लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे हर तबके के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, कोरोना के बीच में सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। यह देश में दलहन का उत्पादन घटने से दाल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। यह भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के अनुसार इस साल दाल का उत्पादन घट सकता है। यह कोरोना के कारण इस फसल वर्ष में दलहन फसलों की बुआई पर किसानों का जोर कम रहा है। इसके चलते देश में इस साल मसूर, चना और अन्य दाल सहित दालों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अरहर के उत्पादन में करीब 10 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 के लिए अरहर का उत्पादन लगभग 7 लाख टन और उड़द के 5.20 लाख टन कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही खरीफ का कुल उत्पादन 2.12 मिलियन टन कम रहने की उम्मीद है। यानी कि देश में दाल का उत्पादन घटने वाला है। कमोडिटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह दाल की महंगाई को और बढ़ाने का काम करेगा। आने वाले महीने में दाल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है आम जनता के लिए। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी एडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 यानी कि राज्यों के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसमें केरल टॉप पर है, जबकि बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। लालू प्रसाद यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट करते हुए तंज कसा है और बधाई दी है और कहा है कि नीतीश जी बधाई हो, आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नशक में
मेहनत से बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। यह वही तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर तंज कसते हुए कहा है कि यह बेहद खराब प्रदर्शन के लिए डबल इंजन सरकार के ड्राइवर को बहुत बधाई। केरल ने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और उसने पहले रैंक हासिल कर ली। उन्होंने कहा है कि भाजपा और उसके सहयोगियों को 40 में से 39 सीट देने वाला बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से मोदी सरकार पर भड़कते हुए नजर आए हैं। जी सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वे मोदी सरकार पर भड़कते हुए दिख रहे हैं। जी राकेश टिकैत अपने पोस्ट में कहते हैं कि सरकार हठधर्मिता पर उतारू है। राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि किसान आंदोलन की जीत होगी, सरकार को यह बात माननी पड़ेगी। जब जब देश पर मुसीबत आई, जब जब सत्ता बेलगाम हुई दिल्ली की, देश की जनता ने उसका मुकाबला किया और अब भी करेगी। ये वैचारिक क्रांति है और ऐसी क्रांति कभी नहीं मरती है। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगा तब तक पूरे देश में चल रहा यह किसान आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। जहां समाप्त नहीं होगा, सरकार पूरी तरीके से हठधर्मिता पर उतारू है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वैक्सीन से डर लगता है। ये लोग सुई देखते ही डर जाते हैं। ये नतीजा, इन लोगों को अभी तक वैक्सीन यानी कि कोरोना की वैक्सीन नहीं लग पाई है। ये अपने डर की वजह से ये लोग ना तो सेंटर्स पर लाए गए हैं और ना ही वैक्सीनेशन करवाया है। ये ऐसे ही लोगों के लिए अब ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट एक नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं जिसमें बिना इंजेक्शन के ही लोगों को कोविड डोज पड़ जाएगी। जी हाँ, ये सुई से डरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस तकनीक में बिना इंजेक्शन के कोरोना वैक्सीन की डोज आपकी बॉडी में चल जाएगी। इसके लिए साइंटिस्ट निकोटिन पेच का इस्तेमाल करेगी। साइंटिस्ट जल्द ही इसे इजाद कर देगी। यह बिल्कुल उसी पेच की तरह काम करेगा जिसे स्मोकर्स को सिगरेट छोड़ने के लिए पहनाया जाता है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली नसीब नहीं होती थी, लेकिन बिजली के मामले में अब गांव की दिशा में काफी सुधार आया है। यह भारत के ज्यादातर इलाकों में बिजली पहुंच चुकी है। हालांकि अभी भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहां रहने वाले लोग अभी भी बिजली का इंतजार कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी बिजली की चोरी एक बड़ी समस्या है। यह सरकारें बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह इतना ही नहीं, सरकार ने कई सख्त कानून भी बनाए हैं। इसके बावजूद भी बिजली की चोरी पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है। बिजली चोरी करने वाले लोग तरह तरह की तिग्रम लगाकर अभी भी धड़ल्ले से बिजली की चोरी कर रहे हैं। यह शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी बिजली की चोरी में संलिप्त है। यह बिजली अधिनियम 2003 में बिजली की चोरी करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। तो आपको अभी हम बताएंगे कि बिजली चोरी करने का क्या सजा है। जी हाँ, तो बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत बिजली चोरी करने वालों को दंडित किया जाता है। धारा 135 में बिजली चोरी और धारा 138 के तहत चोरी के इरादे से बिजली के मीटर्स के साथ छेड़छाड़ से जुड़े मामले आते हैं। जब बिजली चोरी के अपराध में संलिप्त दोषियों को जुर्माने के साथ साथ जेल में भी सजा काटनी पड़ती है। कई मामलों में पहली बार बिजली चोरी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि वह दोबारा बिजली की चोरी करता है तो फिर उसे जुर्माना भरने के साथ साथ जेल में सजा भी काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा जुर्माने की राशि न भरने की स्थिति में भी दोषी को जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए मामले सामने आए हैं और 2713 संक्रमितों की जान चली गई है। यह वही 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते 7 दिन में 77,420 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले कल 1,34,154 नए मामले सामने आए थे और 2887 संक्रमितों की जान चली गई थी। आज देश में लगातार 22वें दिन कोरोना के नए मामले से ज्यादा रिकवरी हुई है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां शराब के साथ कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गुप्त सूचना के आधार पर बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने देर रात नागेश्वर कॉलोनी में स्थित एक होटल में छापेमारी की, जहां शराब पार्टी मना रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें युवक और युवतियां शामिल है, यानी कि लड़का और लड़की शामिल है। यह गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी को थाने लेकर पहुंची, जिसके बाद सभी युवक युवतियों को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए पीर बहोर थाने में भेज दिया गया। जब वही छापेमारी के दौरान होटल के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। जब फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने और फिर होटल में शराब पार्टी करने का मामला राजधानी पटना का है।
दोस्तों, आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरिंदर धारी सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार के सियासी फिजाओं में तल्खी और गर्मी दोनों बढ़ा दी है। यह व्यापारी और कारोबारी एडी सिंह की गिरफ्तारी से जहां आरजेडी कांग्रेस बौखलाई हुई है और सरकार पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दे रहा है। इसी क्रम में जेडीयू महिला मोर्चा की बिहार उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने एडी सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष को आड़े हाथों में लिया है। यह डॉक्टर आर्या ने कहा है कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह पर हुई कार्रवाई एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ना तो किसी आरोपी को बचाती है और न ही किसी निर्दोष को पकड़ती है। ये जेडीयू नेता आर्या ने आगे कहा है कि ईडी के पास सांसद एडी सिंह को लेकर शिकायतें पहले से ही मौजूद थी, जिस पर काफी ठोस कार्रवाई करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पूरा एक्शन लिया है। यह डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के मुताबिक सांसद एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद फर्टिलाइजर घोटाले में कई और राज खुलेंगे। यह गौरतलब है कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद एडी सिंह को फर्टिलाइजर स्कैम में आरोपी है। इसी मामले के तहत ईडी ने एडी सिंह के दिल्ली, मुंबई और हरियाणा सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और फिर बुधवार देर रात उनके दिल्ली में स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, आईजीआईएमएस सहित राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अगले 5 सालों के लिए 3 माह के भीतर क्रायोजेनिक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। यह बिहार सरकार के पास 1794 डी टाइप तथा 17,594 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर है। यह 10 मोबाइल लैब से आरटीपीसीआर जांच होगी। बिहार सरकार ने 5 मोबाइल लैब की खरीद का आदेश दिया है, इसमें से 3 मिल गया है। यह बिल गेट्स फाउंडेशन भी 5 मोबाइल लैब देगा। यह बिहार के 15 जिलों में 20 आरटीपीसीआर लैब काम कर रही है। यह इस माह के अंत तक 10 जिले में आरटीपीसीआर लैब काम करना शुरू कर देगा। यह सारी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हल्फनामा दायर करके कोर्ट को दी है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर विचार कर रही है। यह खबर के मुताबिक बिहार में अधिकारियों और कर्मचारियों की रुकी प्रमोशन को शुरू करने के लिए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर के अलावा कई अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार में 2 सालों से अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है, जिससे विभागों के काम कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा कई विभागों में कई सारे पद खाली पड़े हैं। इसी को देखते हुए प्रमोशन शुरू किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल 2019 से बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन सरकार एक बार फिर से प्रमोशन देने को लेकर चर्चा कर रही है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा के छोटे से गांव सिरहुली की बेटी ज्योति पासवान पिछले कोरोना काल में अपने पिता को साइकिल से गुरुग्राम से अपने गांव लाई थी, जिसके बाद से देश से विदेश तक उनकी चर्चा हुई थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद ज्योति पासवान के पिता मोहन पासवान की मौत 3 दिन पहले हार्ट अटैक से हो गई। ज्योति के पिता की मौत की खबर सुनकर कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन करके ज्योति से बातचीत की और उसकी हिम्मत बढ़ाई। साथ ही पिता की मौत कैसे अचानक हुई इसकी पूरी जानकारी भी ली। इसके अलावा ज्योति को आगे पढ़ाई के सारे खर्च उठाने की भी बात कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्योति पासवान से वादा किया है कि सभी परिस्थितियों में वे उनके साथ हैं। ज्योति किसी भी समय कांग्रेस के लोगों से मदद ले सकती है। साथ ही ज्योति ने प्रियंका गांधी वाड्रा से कुछ नहीं मांगा, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलने की बात कही। उन्होंने भी अपनी सहमति जताते हुए कोरोना खत्म होने पर दिल्ली में मुलाकात करने का आश्वासन दिया। ज्योति के घर पहुंचे कांग्रेस नेता डॉक्टर मशहूर अहमद उस्मानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा भेजा गया संवेदना पत्र ज्योति पासवान को भेंट किया। दोस्तों, 1 हफ्ते तक पटना में 18 पार वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है, लेकिन गुरुवार से शुरू हुआ टीकाकरण का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पटना में गुरुवार को 18 पार वालों को 58 केंद्र पर टीका लगाया गया। सभी को पहला डोज दिया गया। विशेष टीकाकरण केंद्र पर युवाओं की संख्या ज्यादा दिखी। वहीं शहरी और ग्रामीण पीएचसी और अन्य अस्पताल में टीकाकरण किया गया। वैक्सीन लेने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। स्लॉट बुकिंग होने के बाद ही संबंधित टीका केंद्र पर वैक्सीन मिलेगी, लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी स्लॉट बुकिंग को लेकर ही हो रही है।
दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के अररिया जिला से सामने आ रही है, जहां एक महिला की गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। यह कहा जा रहा है कि उसके पति ने उसकी जान ली है और मौके से फरार हो गया है। इस घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। आसपास के लोग मृतका के घर के पास भीड़ लगाकर खड़े हैं। जहां वही परिजनों द्वारा आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। घटना अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर वार्ड नंबर 3 की है। यह मृतक महिला की पहचान अरविंद यादव की पत्नी बिंदा देवी के रूप में हुई है। जब परिजनों के अनुसार आपसी विवाद में मृतका के पति ने पहले मारपीट की, पत्नी ने विरोध किया तो फिर उसे मारकर फरार हो गया। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने अब उपेंद्र कुशवाहा को उनकी औकात बताई है। जब टुन्नाजी पांडे ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े लालची आदमी हैं और सत्ता के लिए वे किसी के साथ भी जा सकते हैं। जी टुन्नाजी पांडे ने कहा है कि कभी मोदी जी के साथ तो कभी लालू जी के साथ, और पिछले चुनाव में तो सत्ता के लालच में कुशवाहा ओबीसी के साथ चले गए थे। इस बार नीतीश कुमार के रहमो करम पर एमएलसी बन गए और अब मुझ पर बयानबाजी कर रहे हैं। जी टुन्नाजी पांडे ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भले ही चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन ये काम मेरे खून में नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पद का लालची नहीं हूं। उपेंद्र कुशवाहा को लालची बताते हुए टुन्नाजी पांडे ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कुशवाहा पर बोला है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा है कि आइए देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कभी मोदी जी के साथ, फिर कभी लालू जी के साथ, और पिछले चुनाव में तो सत्ता के लालच में आप ओबीसी के साथ थे, फिर इस बार नीतीश कुमार के रहमो करम पर एमएलसी बन गए तो मेरे ऊपर बोल रहे हो। याद रखिए टुन्ना पांडे पद का लालची नहीं है, चापलूसी आप कर सकते हैं, मेरे खून में नहीं है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार बिहार कांग्रेस में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई है। यह बिहार के वरिष्ठ नेता और कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने वर्चुअल मीटिंग की। गुलाम नबी आजाद की इस वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता अजित कुमार शर्मा भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने कोरोना काल में बिहार की मौजूदगी स्थिति को लेकर स्थानीय नेताओं से जानकारी ली है और साथ ही साथ कोविड-19 रिलीफ टास्क फोर्स के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने को कहा है। बैठक के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस का संगठन लोगों तक आपदा के बीच मदद पहुंचाए ताकि लोग जमीनी स्तर पर पार्टी की क्रियाशीलता को समझ पाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि राज्य के सरकारी आंकड़ों में मौत का हिसाब और वास्तविक मौतों में भारी अंतर है। बिहार सरकार ने कोरोना को छिपाया है। बिहार में वैक्सीनेशन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लग रही है। दोस्तों बिहार के किशनगंज जिला में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जहां आपसी विवाद में पिता पुत्र की जान जाने के बाद घर में कोहराम मच गया है। इस घटना में आधा दर्जन अन्य लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जहां घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। किशनगंज पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। वारदात किशनगंज जिला के टाउन थाना क्षेत्र की है, जहाँ सिंगिया पंचायत के अंतर्गत चौंदी गाँव में रास्ते के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जब विवाद बढ़ने के कारण दोनों ओर से भिड़ंत होने से युवक रमजान अली की मौके पर ही जान चली गई। घटना में मृतक के पिता अब्दुल गफूर सहित अन्य को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां अब्दुल गफूर की स्थिति भी गंभीर देखते हुए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा। चिकित्सकों ने गंभीर इलाज के बाद सिलीगुड़ी रेफर कर दिया, जहां पहुंचते ही उसकी भी जान चली गई। दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर बयानबाजी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने पहले इसे लेकर बयान दिया था और अब समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक और बयान दिया है। यह समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना अगर बीमारी होती तो फिर उनका इलाज होता। ये बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से सामने आई है और अल्लाह के सामने रोकर गिर गिराकर माफी मांगने से ही खत्म होगी। इतना ही नहीं, सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ की है। लड़कियों को पकड़वाकर गलत काम करवाने, मॉब लिंचिंग और फिर तमाम तरह की ज्यादती की गई है और इसी वजह से कोरोना आसमानी आफत बनकर सामने आई है। यह समाजवादी सांसद ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी समाजवादी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने देश में आए 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा था। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा था कि 10 दिन में 2
तूफानों का आना और कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोगों की जान जाना इस बात का सबूत है कि पिछले 7 साल से सरकार ने जितना यानी कि कितना नाइंसाफी की है। यह लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं जी हाँ। और अब कोरोना खत्म करने के लिए अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने की बात कर शफीकुर रहमान बर्क ने नया विवाद छेड़ दिया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बहुप्रतीक्षित सुरंग के निर्माण की योजना थोड़ा और आगे बढ़ी है। यह सुरंग पटना की मुख्य सड़क बेली रोड के नीचे से गुजरते हुए बनेगी। इनका इस्तेमाल बिहार और पटना म्यूजियम को एक दूसरे से जोड़ने में होगा। इसके जरिए पर्यटक एक म्यूजियम में प्रवेश करने के बाद दूसरे म्यूजियम में निकलेंगे। इन दोनों म्यूजियम के बीच की दूरी करीब 2.25 किलोमीटर है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह पटना म्यूजियम करीब 100 साल से अधिक पुराना गौरव अतीत समेटे हैं। तो नवनिर्मित बिहार म्यूजियम अपनी वास्तविक कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।